दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करें तो मेजर माने होता है बेटा पता करना, किसको? डिस्पर्जन को। सर ये डिस्पर्जन क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। जो मेरे पेड स्टूडेंट है उन्हें पता होगा, उन्होंने जो पेड लेक्चर्स में पढ़ा है कि डिस्पर्जन बहुत इजी टॉपिक है और इट इज टोटली बेस्ड ऑन सेंट्रल वैल्यू। तो आपको अगर इस डिस्पर्जन के टॉपिक को सही से कवर करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आप पता करेंगे सेंट्रल वैल्यू के बारे में, ठीक है ना। बात करें डिस्पर्जन की दोस्तों, तो क्लास 9th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, पहला चैप्टर था लाइट का, याद होगा अगर आपको। तो लाइट में क्या होता था कि जब एक रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को दोस्तों हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, याद होगा आपको अगर। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं परावर्तन, ठीक है ना। अच्छा, मतलब ये इसका क्या है? एक्चुअल पाथ, और ये इसका क्या है? रिफ्रैक्टेड पाथ, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को दोस्तों इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। बिल्कुल सेम वे में, बिल्कुल सेम वे में अगर मैं बात करूं कि कोई भी डेटा अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे? सेंट्रल वैल्यू के थ्रू। भाई किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सेंट्रल वैल्यू का यूज करते हैं। तो उस डेटा के जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, उन सबका सेंट्रल वैल्यू से जो डिफरेंस है दैट इज नोन टू बी द डिस्पर्जन। दैट इज नोन टू बी द डिस्पर्जन। माने डिस्पर्जन इज द अमाउंट ऑफ द डेविएशन। भाई डेविएशन माने किन्हीं दो चीजों को माइनस करना, ठीक है ना। तो डिस्पर्जन इज द अमाउंट ऑफ द डेविएशन, माने सभी डेविएशन का टोटल, ठीक है ना। तो डिस्पर्जन इज द अमाउंट ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड देयर सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू का मतलब यहां मीन भी ले सकते हैं, मीडियन भी ले सकते हैं और मॉड भी ले सकते हैं। अच्छा, डिस्पर्जन एक टाइप की एरर को शो कर रहा है। तो डिस्पर्जन जितना ज्यादा होगा डेटा उतना लेस कंसिस्टेंट होगा, डिस्पर्जन जितना कम होगा डेटा उतना ज्यादा ही कंसिस्टेंट होगा। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं सीधे तरीके से। इंट्रोडक्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। क्या होता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन? जरा देखिए लिखा हुआ है, डिस्पर्जन इज द अमाउंट ऑफ द डेविएशन। सेम, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। डिस्पर्जन इज द अमाउंट ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एप्रोप्रिएट सेंट्रल वैल्यू। बात समझ में आ गई या नहीं आई? माने डिस्पर्जन एक टाइप के किसको शो कर रहा है? एरर को शो कर रहा है कि डेटा हमारी सेंट्रल वैल्यू से कितना डेविएट हो रहा है। ये कौन शो करेगा? डिस्पर्जन शो करेगा। बात समझ में आ गई? बाय यूजिंग डिस्पर्जन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड स्कैटरनेस ऑफ द डेटा, माने डेटा कितना फैल गया, कितनी दूर दूर तक जा रहा है, ऑब्जर्वेशन कहां कहां तक लाई कर रहे हैं, ये सब कौन बताएगा? ये डिस्पर्जन बताएगा। दूसरा पॉइंट, हाउ मच स्कैटरनेस टू बी ऑब्टेन ऑन द बिहाफ ऑफ देयर सेंट्रल वैल्यू, माने कितनी स्कैटरनेस हो रही है किसके बिहाफ पे? उसकी सेंट्रल वैल्यू के बिहाफ पे। और तीसरा, कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा ऑन बिहाफ ऑफ देयर सेंट्रल वैल्यू, माने डेटा कितना ज्यादा कंसिस्टेंट है। भाई जितना कम डेविएशन होगा, डेटा की स्कैटरनेस जितनी कम होगी, माने जितने ऑब्जर्वेशन सेंट्रल वैल्यू के आसपास ज्यादा से ज्यादा लाई करेंगे, डेटा की कंसिस्टेंसी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। और जितने ऑब्जर्वेशन सेंट्रल वैल्यू से दूर दूर लाई करेंगे, डेटा की कंसिस्टेंसी उतनी ही कम होगी। माने अगर डिस्पर्जन हाई होगा तो कंसिस्टेंसी लो होगी, डिस्पर्जन कम होगा तो कंसिस्टेंसी हाई होगी। बात समझ में आ गई? तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पेज क्लियर हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। पॉइंट्स टू बी नोटेड। पहला, डिस्पर्जन इज द अमाउंट ऑफ द स्कैटरनेस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन विच आर नॉट इक्वल्स टू सेंट्रल वैल्यू। माने डिस्पर्जन क्या है? उन ऑब्जर्वेशन की सेंट्रल वैल्यू से बीच का क्या दिखवाता है?
दूरी बताता है जो कि सेंट्रल वैल्यू के आसपास सेंट्रल वैल्यू पे लाई नहीं कर रहे, माने एक टाइप का डेविएशन शो करेगा, एक टाइप का स्कैटरनेस शो करेगा। बात समझ में आ गई? इफ डिस्पर्जन इज हाई then the data is low consistent and if dispersion is low then the data is high consistent। बात समझ में आ गई? dispersion can never be negative, ये बात तो हमने पहले भी पढ़ रखी है, फिर दोबारा बता देते हैं। भाई dispersion क्या करता है? एक टाइप की एरर को शो करता है, तो dispersion कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। माने रेंज कभी नेगेटिव नहीं होगी, मीन डेविएशन कभी नेगेटिव नहीं होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्वार्टाइल डेविएशन वो भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। हम हमेशा पॉजिटिव डिस्पर्जन की बात करते हैं दोस्तों। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। इट्स लीस्ट वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। भाई अगर ये डिस्पर्जन जीरो कब हो सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सारे ऑब्जर्वेशन एक जैसे ले लूं, सारे ऑब्जर्वेशन एक जैसे ले लूं, मान लीजिए मैंने यहां पे 6 ऑब्जर्वेशन लिए, 3 3 3 3 3, तो इस कंडीशन में कोई भी सेंट्रल वैल्यू निकालिए, कोई भी सेंट्रल वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी? 3 आएगी। अब 3 का इन ऑब्जर्वेशन से डिस्पर्जन कितना है? 0। 3 का इन ऑब्जर्वेशन से डिस्पर्जन कितना है? 0। तो टोटल डिस्पर्जन कितना होगा? 0। माने डिस्पर्जन की लीस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। और कब होगी 0? जब सभी ऑब्जर्वेशन एक जैसे होंगे। उस कंडीशन में डिस्पर्जन क्या हो जाएगा? 0। माने रेंज भी क्या हो जाएगी? 0। मीन डेविएशन भी क्या हो जाएगा? 0। स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो जाएगा? 0। क्वार्टाइल डेविएशन भी क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट नोट क्या लिखा हुआ है? एनी डिस्पर्जन कैन नेवर बी नेगेटिव, कोई भी डिस्पर्जन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात हमने अभी पढ़ ली। और इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। और कब आएगी 0? जब सभी ऑब्जर्वेशन क्या होंगे? एक जैसे होंगे। ठीक है ना? बिकॉज इट इज अ डेविएशन बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन, वी ऑलवेज टेक पॉजिटिव डिस्पर्जन इन एनी केस। हर केस में हम हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव डिस्पर्जन ही लेंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए इसके बाद एनी डिस्पर्जन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। माने किसी भी डिस्पर्जन पे ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओरिजिन का मतलब प्लस और माइनस। भाई ऐसा क्यों? अगर मैं आपसे बात करूं 5 - 2 की, कितना आएगा? डिफरेंस कितना आएगा? 3। माने ये एक टाइप का डेविएशन हो गया। अगर मैं इन दोनों ऑब्जर्वेशन में +10 कर दूं तो अब नया ऑब्जर्वेशन हो गया 15 और 12, इनका डिफरेंस कितना आएगा? अगेन 3। माने अगर मैं किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो डिस्पर्जन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा तो डिस्पर्जन भी उतना ही मल्टीप्लाई या उतना ही डिवाइड हो जाएगा। दैट इज नोन टू बी द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन का डिस्पर्जन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केल का डिस्पर्जन पे फर्क पड़ता है। और ये याद रखिएगा, कोई भी डिस्पर्जन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंडीशन फॉर आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, सेम कंडीशन है कैसी? जो सेंट्रल वैल्यू में थी। पहली, इट शुड प्रॉपरली डिफाइन। दूसरी, इट शुड इजी टू कैलकुलेट। तीसरी, शुड बी डिस्क्रिप्टिव। चौथी, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। पांचवी, हैव सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपस में इंटरलिंक है। और लास्ट, लीस्ट अफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। ये 6 प्रॉपर्टी जो फॉलो करेगा उसे हम आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहेंगे और आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी कहेंगे। माने आइडियल होने के लिए यही 6 कंडीशन है। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो डिस्पर्जन को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। पहला है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट का मतलब समझ रहे होगे, आप क्वांटिटी वाइज बात कर रहे हो, यूनिट वाइज बात कर रहे हो। और दूसरा है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मतलब आप यहां जो बात करोगे इन रिस्पेक्ट ऑफ परसेंटेज। माने यहां हो रहा है एब्सोल्यूट कंपैरिजन और यहां हो रहा है रिलेटिव कंपैरिजन। यहां निकल रहा है एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, यहां निकल रहा है रिलेटिव डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट को अगेन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। पहला रेंज, दूसरा मीन डेविएशन, तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन, चौथा क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है ना? ये 4 पार्ट होते हैं एब्सोल्यूट के।
इन सब के परसेंटेज रिलेटिव में लाई करेंगे। माने पहला कोफिशिएंट ऑफ रेंज, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तीसरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलिए या वेरिएशन बोलिए, बात एक ही है, और चौथा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। माने इन सब के परसेंटेज तो यहां लाई करेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में लाई करेगी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे इन दोनों के रेस्पेक्ट में बात करूं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव के रेस्पेक्ट में, तो भाई एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की यूनिट होगी, जबकि रिलेटिव की कभी कोई यूनिट नहीं होगी। माने एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन हैज अ यूनिट बट रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन हैज नो यूनिट, इसकी कभी कोई यूनिट नहीं होगी। अगर आप इंटू 100 लगाएंगे तो परसेंटेज का सिंबल आएगा, और इंटू 100 नहीं लगाएंगे तो परसेंटेज का सिंबल भी नहीं आएगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इन दोनों में से किन दोनों में से, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इन दोनों की बात कर रहा हूं। इन दोनों में से किसका यूज करेंगे अगर हमें कंपैरिजन करना होगा? तो भाई कंपैरिजन हमेशा परसेंटेज के बिहाफ पे किया जाता है। कैसे? अगर मैं कहूं आपके मार्क्स आए, एक के मार्क्स आए 5, एक के आए 10, एक के 15, सबसे अच्छे मार्क्स किसके? ऑब्वियसली आप कहोगे सर 15। जबकि अगर मैं कहूं 5 आए 7 में से, 10 आए 12 में से, और 15 आए 15 में से, अब सबसे अच्छे मार्क्स किसके? 15 वाले, श्योर हो गया। लेकिन अगर यहां पे मैं 15 की जगह 50 कर दूं तब, अब देखिए अब बात अलग हो गई। अब आप सबसे अच्छे मार्क्स परसेंटेज के रेस्पेक्ट में बताएंगे। बात समझ में आ रही है? तो कभी भी आपको डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में अगर कंपैरिजन करना होगा तो आप हमेशा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन का यूज करेंगे, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो अगला पॉइंट यही है, ये 4 पार्ट हो गए एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन के, और ये चारों पार्ट हो गए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन के। फिर यहां लिखा हुआ है फॉर कंपैरिजन ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आपको कंसिस्टेंसी के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करना है तो आप हमेशा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन का यूज करेंगे, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन का यूज कभी भी नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन हैज अ यूनिट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन हैज नो यूनिट। ये तीनों पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। सबसे पहले रेंज की बात। रेंज क्या होता है? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। माने भाई डेटा टोटल कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, डिस्पर्स कर रहा है, स्कैटर हो रहा है। तो हमने क्या करा? लार्जेस्ट वैल्यू ले ली और एक हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू ले ली। दोनों के बीच के डिफरेंस को हमने कहा ये टोटल डिस्पर्जन है भैया। माने डेटा जो है यहीं से यहीं तक क्या करेगा? डिस्पर्स करेगा, स्कैटर करेगा। That is known to be the range. Range has a unit, but coefficient of range has no unit. बात समझ में आ गई? रेंज का यूज किया जाता है बेटा इन द प्रोसेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। जहां कहीं भी क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेस की बात आएगी वहां हम हमेशा किसका यूज करेंगे? रेंज का यूज करेंगे। तो जरा देखिए लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज रेंज। इट हैज अ यूनिट एंड रेंज इज ऑलवेज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और यहां लिख दिया हमने यूनिट। बात समझ में आ गई? रेंज इज ऑलवेज यूज इन द प्रोसेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये क्वेश्चन बेटा पेपर में बहुत पूछा जाता है। रेंज का यूज कहां किया जाता है? क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेस में किया जाता है। दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, भाई रेंज किस पे डिपेंडेंट है? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पे। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इंटू 100%। अगर आप इंटू 100 नहीं लगाएंगे तो आंसर विदाउट परसेंटेज आएगा, इंटू 100 लगाएंगे तो आंसर इन रेस्पेक्ट ऑफ परसेंटेज आएगा, माने पर 100 के कंपैरिजन में आएगा। ठीक है ना? इसके बाद कोई भी रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये बात तो हमारी आपकी पहले ही डिस्कस हो चुकी है कि कोई भी डिस्पर्जन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्पर्जन की लीस्ट वैल्यू कितनी होगी? 0। कब आएगी? जब सारे ऑब्जर्वेशन क्या होंगे? एक जैसे होंगे। नेक्स्ट, डिस्पर्जन कभी भी ओरिजिन से अफेक्टेड नहीं होता। किससे अफेक्टेड होता है? स्केल से। माने रेंज पे भी ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ना, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर मान लीजिए कोई एक दुकान है, उसमें सभी आर्टिकल
₹5, ₹10, ₹20 इस टाइप से आर्टिकल रखे हुए हैं, सभी पे 2% का टैक्स एक्स्ट्रा लगा दिया गया, तो क्या रेंज पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज पहले जितनी थी अभी भी उतनी ही रहेगी, ठीक है ना। तो रेंज कैन नेवर बी नेगेटिव एंड इट्स लीस्ट वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। दूसरा, रेंज इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ, रेंज इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मीन डेविएशन की। भाई मीन डेविएशन, जैसे इसका नाम वैसे ही इसका काम, माने मीन ऑफ डेविएशन, माने आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है, किसका? डेविएशन का। माने जितना सेंट्रल वैल्यू से डेटा डेविएट हो रहा है उन सभी डेविएशन को निकाल लीजिए और उसका क्या निकाल लीजिए, ऑन एन एवरेज निकाल लीजिए। तो आपके पास एक ऑन एन एवरेज डेविएशन निकल कर आएगा। तो डेविएशन किसके किसके बीच का होगा दोस्तों? डेविएशन होगा एक ऑब्जर्वेशन और एक होगा आपकी सेंट्रल वैल्यू, ठीक है ना। और डेविएशन भी कैसा? एब्सोल्यूट डेविएशन। डेविएशन भी कैसा? एब्सोल्यूट डेविएशन। डेविएशन भी कैसा? एब्सोल्यूट डेविएशन। तो अगर मैं मीन डेविएशन की डेफिनेशन देना चाहूं तो मीन डेविएशन इज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड देयर सेंट्रल वैल्यू। मीन डेविएशन इज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब डेविएशन नेगेटिव भी हो तब भी पॉजिटिव कर दीजिए, क्योंकि कोई भी डिस्पर्जन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड देयर एप्रोप्रिएट सेंटर वैल्यू, माने सेंटर वैल्यू का मतलब मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मॉड भी हो सकता है। माने मीन डेविएशन आपसे ये मीन डेविएशन अबाउट मीन भी पूछ सकता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी पूछ सकता है और मीन डेविएशन अबाउट मॉड भी पूछ सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है मीन डेविएशन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड देयर एप्रोप्रिएट सेंट्रल वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, मीन डेविएशन निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा? सर कैसे निकालेंगे? भाई हमें तो डेविएशन निकालना है, ऑन एन एवरेज डेविएशन निकालना है। मान लीजिए अगर आपको 2, 3, 5, 10 और 20 ये एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, मुझे इसका मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन, अबाउट मीन या अबाउट मीडियन या अबाउट मॉड। तो सबसे पहला काम जिसके थ्रू आपको इसका मीन डेविएशन निकालना है, पहले आप उसे कैलकुलेट करोगे। अगर मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना तो पहला काम मैं इस सीरीज का मीन कैलकुलेट करूंगा। अगर मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो सबसे पहला काम मैं इसका मीडियन कैलकुलेट करूंगा। अगर मुझे मीन डेविएशन अबाउट मॉड निकालना है तो सबसे पहला काम मैं इसका मॉड कैलकुलेट करूंगा। हालांकि यहां पे मॉड कैन नॉट बी डिफाइंड क्योंकि कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं कर रहा, मोस्ट ऑकरिंग वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक जनरल बात बता रहा हूं मैं आपको। तो मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम लिखा हुआ है, यू हैव टू फाइंड दैट सेंटर वैल्यू बाय विच यू हैव टू फाइंड मीन डेविएशन, माने जिसके थ्रू आपको मीन डेविएशन निकालना है, सबसे पहले उस सेंट्रल वैल्यू को पता करिए। अब मैंने सबसे पहले इस सेंटर वैल्यू को पता कर लिया, मैं मीन के थ्रू निकालना चाहता हूं। तो 2, 3, 5, 5, 10, 20 और 40 अपॉन 5 का मतलब 8 यूनिट आ गया। इसका मीन कितना निकल आया? 8 यूनिट निकल आया। हमने कहा सर पहला स्टेप पूरा हो गया। उसके बाद देन यू हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट डेविएशन टू दैट सेंट्रल वैल्यू। फिर आपको क्या करना है, इन ऑब्जर्वेशन और सेंट्रल वैल्यू के बीच के डेविएशन को फाइंड करना है। माने इन दोनों का डेविएशन कितना हुआ? 6। इन दोनों का डेविएशन कितना हुआ? 5। इन दोनों का डेविएशन कितना हुआ? 3। इन दोनों का डेविएशन कितना हुआ? 2। इन दोनों का डेविएशन कितना हुआ? 12। और इसका क्या निकालना है? ये सारे डेविएशन, इसका क्या निकाल लेंगे? एवरेज निकाल लेंगे, माने डिवाइड बाय 5। तो ये जो वैल्यू निकल गया है दैट इज नोन टू बी द मीन डेविएशन। बात समझ में आ गई? तो थर्ड स्टेप लिखा हुआ है, देन यू हैव टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ दैट एब्सोल्यूट डेविएशन। क्लियर हो गई बात? इसके फॉर्मूले की बात करें दोस्तों तो मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज इक्वल टू समीशन मॉडुलस में x माइनस सेंट्रल वैल्यू, मॉडुलस क्लोज। मॉडुलस क्यों लगाया? क्योंकि डिस्पर्जन अगर नेगेटिव भी हो तब भी क्या कर दे आप उसे पॉजिटिव, डिवाइड बाय n, माने सम डिवाइड बाय n का मतलब अरिथमेटिक मीन हो गया। किसका? एब्सोल्यूट डेविएशन का। तो अगर मीन डेविएशन की बात करें दोस्तों तो मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन
absolute deviation. Mean deviation is based on absolute deviation and calculated on behalf of central value. और किसके बिहाफ पे कैलकुलेट होता है? सेंट्रल वैल्यू के बिहाफ पे ये कैलकुलेट होता है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. तो ये लिखा हुआ है मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन and calculated on behalf of central value. So coefficient of mean deviation माने इसकी परसेंटेज क्या होगी भाई? किसके बिहाफ पे कैलकुलेट हो रहा है? ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल वैल्यू. ठीक है ना? तो क्या होगा? मीन डेविएशन अपॉन सेंट्रल वैल्यू. अगर आप इनटू 100 लगाएंगे तो परसेंटेज का सिंबल आएगा. इनटू 100 नहीं लगाएंगे तो परसेंटेज का सिंबल भी नहीं आएगा. बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे बात करते हैं मीन डेविएशन के बारे में. इंडिविजुअल सीरीज का तो हमने लिख लिया समीशन मॉडुलस में x माइनस सेंट्रल वैल्यू मॉडुलस क्लोज और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. दैट इज द फॉर्मूला फॉर द मीन डेविएशन फॉर इंडिविजुअल सीरीज. अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज की. तो डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई. जो ऑब्जर्वेशन जितनी बार ऑकर होगा उसका डिस्पर्सन सेंट्रल वैल्यू से उतनी बार निकाला जाएगा. माने हम क्या करेंगे? इसी को सिर्फ फ्रीक्वेंसी से इंटू कर दें. तो मीन डेविएशन अबाउट सेंट्रल वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू समीशन एफ मॉडुलस में एक्स माइनस सेंट्रल वैल्यू मॉडुलस क्लोज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह क्या आ जाएगा? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी. तो ये काम करेगा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए. लेकिन ये याद रखिएगा मीन डेविएशन जब कभी भी कैलकुलेट करने जाएंगे सबसे पहला काम आपका सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट करने का होगा. सबसे पहला काम आपको सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करने का होगा. फिर सेंट्रल वैल्यू से ऑब्जर्वेशन का क्या निकालेंगे? डेविएशन निकालेंगे. और उन सभी डेविएशन का क्या निकालेंगे? एवरेज. तो क्या निकल आएगा? मीन डेविएशन निकल आएगा. बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. मीन डेविएशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें. ये डंडा लेके खड़ी हुई है, जरा ध्यान से देखिएगा. ये मीन डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. लीस्ट वैल्यू कितनी होगी? 0. लीस्ट वैल्यू कितनी होगी? 0. अच्छा, मीन डेविएशन पे ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्केल का फर्क पड़ेगा. मीन डेविएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट. मीन डेविएशन हमेशा मिनिमम आएगा. मीन डेविएशन हमेशा मिनिमम आएगा. जब ये किसके थ्रू निकाला जाएगा? मीडियन के थ्रू. क्योंकि ये मीडियन की प्रॉपर्टी होती है. द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज ऑलवेज मिनिमम. तो बिल्कुल सेम वे में मीन डेविएशन इज ऑलवेज मिनिमम व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन. मीन डेविएशन हमेशा मिनिमम रिजल्ट को शो करेगा जब वो किसके थ्रू निकाला जाएगा? मीडियन के थ्रू निकाला जाएगा. बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की. एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्टैटिस्टिक्स. क्योंकि पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन पे ही बेस्ड है. पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड है. तो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज लेनी है, स्टैट्स को समझना सीखना है, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा. स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने क्या सोचा? हमने कहा यार हमने पहले तो लिया रेंज, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस. फिर हमने दूसरा लिया मीन डेविएशन, माने जितने भी डेविएशन निकल के आए थे उसका एक एवरेज निकाल लिया. ठीक है ना? अब तीसरा आया स्टैंडर्ड डेविएशन, माने स्टैंडर्ड, एक ऐसा डेविएशन जो स्टैंडर्ड रिजल्ट को शो करे. तो हमने क्या करा? हमने कहा एक काम करते हैं, पहले हम डेविएशन का एक एवरेज निकाल लेते हैं. अब हम एक काम करते हैं, स्क्वायर डेविएशन का एक एवरेज निकालते हैं. क्या निकालते हैं? स्क्वायर डेविएशन का एक एवरेज निकालते हैं. अब आप कहेंगे सर स्क्वायर डेविएशन का जो एवरेज होगा वो क्या आएगा? स्क्वायर डेविएशन की फॉर्म में आएगा. हमें तो चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन नहीं चाहिए. हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन. तो आप क्या लगा दीजिए? स्क्वायर हटाना तो क्या लगाना पड़ेगा? अंडर रूट लगाना पड़ेगा. तो इसी वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन. माने सभी डेविएशन के स्क्वायर का क्या निकाल लीजिए आप? अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए. तो वो तो रिजल्ट देगा ऑन एन एवरेज स्क्वायर डेविएशन. लेकिन अगर उसका अंडर रूट कर देंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट विल बी नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन.
ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा सिग्मा से, इसके अपने आप में एक यूनिट होगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेस्ड ऑन, जैसे मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन, वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेस्ड ऑन स्क्वायर डेविएशन एंड कैलकुलेटेड। अब देखिए डेविएशन किसके किसके बीच का, ऑब्जर्वेशन और अर्थमेटिक मीन के बीच का, माने यहां सेंट्रल वैल्यू फिक्स कर दी गई है, यहां सेंट्रल वैल्यू फिक्स कर दी गई है कि आप हमेशा अर्थमेटिक मीन का ही यूज करेंगे, कोई दूसरी सेंट्रल वैल्यू सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह हमेशा बेस्ट रिजल्ट को शो करेगा, तो आपको बेस्ट सेंट्रल वैल्यू लेनी चाहिए। बेस्ट सेंट्रल वैल्यू कौन सी होती है? अर्थमेटिक मीन। ओपन एंड के लिए कौन बेस्ट होती है? मीडियन। मोस्ट पॉपुलर कौन है? मॉड। तो हम बेस्ट सेंट्रल वैल्यू की बात करें तो हम यहां पर हमेशा अर्थमेटिक मीन ही लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो जरा देखिए डेफिनेशन क्या बनी। स्टैंडर्ड डेविएशन इज, देखिए लगा हुआ रूट, ये हो गया मीन किसका? स्क्वायर डेविएशन का। अब स्क्वायर डेविएशन किसके किसके बीच का? ऑब्जर्वेशन और उनके अर्थमेटिक मीन के बीच का। बात समझ में आ गई? तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड देयर अर्थमेटिक। बात समझ में आ गई? अब मैं अगर बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन किस पे बेस्ड है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेस्ड ऑन स्क्वायर डेविएशन एंड कैलकुलेटेड ऑन बिहाफ ऑफ अर्थमेटिक मीन। और किसके बिहाफ पे कैलकुलेट हो रहा है? अर्थमेटिक मीन के बिहाफ पे कैलकुलेट हो रहा है। तो अगर मैं इसके कोफिशिएंट की बात करूं, इसकी परसेंटेज की बात करूं, इसकी रिलेटिव की बात करूं, तो क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन किसके बिहाफ पे कैलकुलेट हो रहा है? अर्थमेटिक मीन, तो अपॉन में अर्थमेटिक मीन इनटू 100 लगाएंगे तो परसेंटेज का सिंबल आएगा। इनटू 100 नहीं लगाएंगे तो परसेंटेज का भी कोई सिंबल नहीं आएगा। तो जरा देखिए लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेस्ड ऑन स्क्वायर डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड ऑन बिहाफ ऑफ अर्थमेटिक मीन। किसके बिहाफ पे कैलकुलेट हो रहा है? अर्थमेटिक मीन के बिहाफ पे। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन। हमेशा याद रखिएगा जिसके बिहाफ पे कैलकुलेट होगा वो रिलेटिव निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपॉन में आएगा। जैसे अगर हम रेंज की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या था? एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, क्योंकि एल और एस के बिहाफ पे कैलकुलेट हो रहा है तो अपॉन में एल प्लस एस। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की बात करें तो मीन डेविएशन अबाउट सेंट्रल वैल्यू अपॉन किसके बिहाफ पे कैलकुलेट हो रहा है? ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल वैल्यू, तो अपॉन में सेंट्रल वैल्यू इनटू 100%। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलते, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन ये किसके बिहाफ पे कैलकुलेट हो रहा है? ऑन बिहाफ ऑफ द अर्थमेटिक मीन, सो अपॉन में अर्थमेटिक मीन। बात समझ में आ गई? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब फॉर्मुलेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, पहला फॉर्मूला तो सर ये है, पहला फॉर्मूला तो आपका ये रहा सर, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, ये मैंने आपको कराया दिया, अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और अपॉन में एन। ठीक है ना? सो इट इज द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। अच्छा, ये एक फॉर्मूला और भी है जिसे बोलते हैं एक्चुअल वैल्यूज का फॉर्मूला। अब हमने इसमें क्या किया? इसमें हमने करा अंडर रूट ऑफ, क्या करा? सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर के एवरेज में से, माने एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर क्या कर दिया? माइनस कर दिया। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो एक ऑन एन एवरेज क्या निकल के आएगा? डेविएशन निकल के आएगा। उसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो के आएगा। तो इसे बोलते हैं बेटा एक्चुअल वैल्यूज का फॉर्मूला, इसे बोलते हैं एक्चुअल वैल्यूज का फॉर्मूला। चाहे आप इससे आंसर निकालिए, चाहे आप इससे आंसर निकालिए, आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट्स टू बी नोटेड, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वेरिएंस बोलते हैं। वेरिएशन नहीं, वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहलाएगा? वेरिएंस कहलाएगा। ठीक है ना? अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। Its least value is always equals to 0. It is not affected due to change of origin but affected due to change of scale. ये सारी बातें हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड
डेविएशन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, सो इसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी पाई जाएंगी। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, माने रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन, इन चारों में अगर मैं बात करूं बेस्ट डिस्पर्जन कौन सा होगा तो वो होगा सर स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, फॉर एनी टू नंबर्स स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, माने अगर सिर्फ दो नंबर ए और बी दे रखे हैं, अगर आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, हालांकि मेरे पेड लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये सब कुछ सिखाया, पूरा प्रूफ करके दिखाया, ठीक है ना, किन्हीं दो नंबर की बात करूं तो दो नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा हाफ ऑफ रेंज होता है। माने अगर मैं कहूं 3 और 5, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, तो हाफ ऑफ इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 2, माने 1 यूनिट। अगर मैं कहूं -18 और 40, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए क्या होगा? हाफ ऑफ इन दोनों का डिफरेंस, माने अब ये मत करना 40 - 18 कर दो, 40 माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा, कितना हो गया? 58, माने 29 यूनिट। माने किन्हीं भी दो नंबर के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? हाफ ऑफ द रेंज। अगर मैं ए और बी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? हाफ ऑफ मॉडुलस में ए माइनस बी, हाफ ऑफ मॉडुलस में ए माइनस बी, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं आपसे दो नंबर का अर्थमेटिक मीन पूछूं तो क्या होगा? ए प्लस बी अपॉन 2। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? ए प्लस बी अपॉन 2। तो बिल्कुल सेम वे में अगर दो नंबर के रिस्पेक्ट में मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताइए, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? हाफ ऑफ मॉडुलस में ए माइनस बी अपॉन अर्थमेटिक मीन कितना है? हाफ ऑफ ए प्लस बी। ये कैंसिल, माने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आ गया दो नंबर्स का? मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी अपॉन मॉडुल ए प्लस बी। ये किन्हीं भी दो नंबर के लिए याद रखिएगा, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, सिर्फ दो नंबर की अगर बात होगी तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? हाफ ऑफ द रेंज। अर्थमेटिक मीन क्या होगा? ए प्लस बी अपॉन 2। ये सब बातें हम कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, माने अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन टू n, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? ये होगा सर अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। मतलब अगर मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन टू 9, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, n की जगह सीधे सीधे 9 लगा दीजिए। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 80 अपॉन 12, माने आ जाएगा अंडर रूट 20 अपॉन 3। 80 अपॉन 12 का मतलब 4 की टेबल से काट दिया। अंडर रूट 20 अपॉन 3 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का आएगा तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा चलिए अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैंने कहा फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 143 144 145 146 अप टू सो ऑन टू 160। मैंने कहा आपसे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। अब आप कहेंगे सर ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो फर्स्ट से 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, हमने फर्स्ट नेचुरल नंबर की बात करी थी। तो अब हमें याद आएगा कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन पे ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने क्या कर दिया? -142 कर दिया। तो ये रह गया 1 2 3 अप टू सो ऑन टू क्या हो गया? 20 हो गया। अब देखा जाए इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, बोथ आर सेम। ये दोनों के दोनों सेम होंगे क्योंकि किसी भी डिस्पर्जन पे ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? भाई ये n नेचुरल नंबर बन गए तो n की जगह कितना लगा देंगे? 20। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 1 399 अपॉन 12। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कितना होगा? अंडर रूट 399 अपॉन 12। वो आप 3 की टेबल से काट लीजिएगा, वो बात की बात है। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें
तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ही एक लौता डिस्पर्जन ऐसा है जिसे पूल्ड किया जा सकता है, जिसे ग्रुप्ड किया जा सकता है, जिसे कंबाइन किया जा सकता है। कंबाइन रेंज कभी पॉसिबल नहीं हो सकती, कंबाइन मीन डेविएशन कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, कंबाइन क्वार्टाइल डेविएशन कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन पॉसिबल है। ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन ही एक लौता डिस्पर्सन ऐसा है जिसे पूल्ड किया जा सकता है, जिसे कंबाइन किया जा सकता है, जिसे ग्रुप्ड किया जा सकता है। जैसे अगर हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो मीन ही एक लौती सेंट्रल वैल्यू है जिसे कंबाइन किया जा सकता है, जिसे पूल्ड किया जा सकता है, जिसे ग्रुप्ड किया जा सकता है। मीडियन कभी भी कंबाइन नहीं हो सकता, मॉड कभी भी कंबाइन नहीं हो सकता। बात क्लियर हो गई। तो कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, हमने यहां पे दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लिए। ठीक है ना। एक में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1, एक में n2। इसका अर्थमेटिक मीन x बार 1, इसका अर्थमेटिक मीन x बार 2। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 2। अब इनको कंबाइन कर लिया गया, इनको कंबाइन कर लिया गया। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? उससे पहले ये बताइए कंबाइंड मीन कितना होगा? कंबाइंड मीन कितना होगा भाई? n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। ये हमने अर्थमेटिक मीन में पढ़ा था। n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। ये क्या हो गया? आपका कंबाइंड मीन निकल आया, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। अब ये बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन किस पे बेस्ड है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज मैं पूछ रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन किस पे बेस्ड है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेस्ड ऑन स्क्वायर डेविएशन। क्या किस पे बेस्ड है? स्क्वायर डेविएशन पे। मतलब हमें यहां पे भी डेविएशन कैलकुलेट करना होगा। अब डेविएशन किसका किसका कैलकुलेट करेंगे? अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, माने D1 निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, माने x बार माइनस x बार 1 का होल स्क्वायर। दैट इज द स्क्वायर डेविएशन। दैट इज द, भाई डेविएशन का मतलब दो चीजों को माइनस करना। हमने कंबाइंड मीन को अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप को क्या कर दिया? माइनस। तो डेविएशन निकाला, उसका स्क्वायर कर दिया, तो क्या बन गया? स्क्वायर डेविएशन बन गया। ऐसे ही सेकेंड डेविएशन क्या होगा? x बार माइनस x बार 2 का होल स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर डेविएशन, ये भी स्क्वायर डेविएशन। तो कंबाइंड मीन क्या होगा? अंडर रूट ऑफ। कंबाइंड मीन क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n1 के साथ d1 का स्क्वायर प्लस n2 के साथ d2 का स्क्वायर। भाई पहले सेट में कितने ऑब्जर्वेशन है? n1 ऑब्जर्वेशन है। तो n1 का कितनी बार डेविएशन होगा? फर्स्ट वाले के साथ में। तो n1 के साथ d1 का स्क्वायर, n2 के साथ d2 का स्क्वायर। अब जरा देखिए इसका मीन दे रखा है आपको, तो इनका भी यूज करेंगे। क्या आएगा? n1 के साथ सिग्मा 1 का स्क्वायर और n2 के साथ सिग्मा 2 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा? n1 प्लस n2। तो ये आपका कहलाएगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन या पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन या ग्रुप्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। बेसिकली क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब समझ पा रहे होंगे आप। किसके डेविएशन निकालना चाहते हो? क्वार्टाइल्स का। किसके मतलब डेविएशन निकालना चाहते हो किसके बेहाफ पे? क्वार्टाइल्स के बेहाफ पे। अब आपके पास 3 क्वार्टाइल होते हैं। पहला लोअर क्वार्टाइल, दूसरा मिडिल क्वार्टाइल या जिसे हम बोलते हैं मीडियन, और तीसरा अपर क्वार्टाइल माने Q3। ठीक है ना। तो यहां जो क्वार्टाइल डेविएशन निकाला जाएगा वो अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल के रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा। माने यहां पे क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ Q3 माइनस Q1 यूनिट, हाफ ऑफ Q3 माइनस Q1। ठीक है ना। इस क्वार्टाइल डेविएशन को बेटा हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। हम इसे बोलते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, शॉर्ट फॉर्म हो गई SIQR। ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में पूछूं, अगर मैं आपसे इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में पूछूं तो सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। हाफ हटा दीजिए, Q3 माइनस Q1। ये होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये कभी कभी क्वेश्चन
जरूर पूछा जाता है पेपर के अंदर, ठीक है ना। तो इन सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज इज ऑल्सो नोन एज क्वार्टाइल डेविएशन, और इंटरक्वार्टाइल रेंज का मतलब Q3 माइनस Q1। अब अगर मैं बात करूं तो क्वार्टाइल डेविएशन, भाई अगर मैं बात करूं Q3 का मतलब क्या हुआ, Q3 का मतलब हो गया बेटा 75%। ऑब्जर्वेशन पहले लाई करेंगे और 25% ऑब्जर्वेशन बाद में लाई करेंगे। Q1 का मतलब क्या हुआ, 25%। ऑब्जर्वेशन पहले लाई करेंगे और 75% ऑब्जर्वेशन बाद में लाई करेंगे। तो इन दोनों के बीच में 75 और 25 के बीच में कितने ऑब्जर्वेशन लाई करेंगे, 50%। माने अगर देखा जाए, अगर मैं एक नंबर लाइन की बात करूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये यहां कहीं Q1 लाई करेगा, यहां कहीं Q3 लाई करेगा और यहां कहीं Q2 लाई करेगा। तो Q3 में से Q1 अगर माइनस कर रहे हैं तो क्या बचेगा, ये बचेगा सर आपका बीचों बीच का ये वाला पार्ट बचेगा बीचों बीच का। ये क्या हुआ, सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन, माने क्वार्टाइल डेविएशन इज बेस्ड ऑन central 50% of the observation and calculated on behalf of upper quartile and lower quartile। सेंट्रल जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो बीचों बीच के 50% ऑब्जर्वेशन पे ही क्या होता है, बेस्ड होता है। मतलब और किसके बिहाफ पे कैलकुलेट होता है, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल। तो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की बात करूं तो क्या होगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अगर आप इंटू 100 लगाओगे तो परसेंटेज का सिंबल आएगा, इंटू 100 नहीं लगाओगे तो परसेंटेज का सिंबल भी नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखिएगा अपॉन 2 कर दूं, यहां अपॉन 2 यहां अपॉन 2, तो ये क्या बन गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन। और नीचे Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 इज ऑलवेज मीडियन। क्यों, Q3 का मतलब क्या हुआ बेटा जी, 75%। Q1 का मतलब कितना हुआ, 25%। 75 प्लस 25 100, 100 डिवाइड बाय 2 50%। 50% का मतलब क्या हो गया, मीडियन। और इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलेगा, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलेगा ही मिलेगा। क्वार्टाइल डेविएशन दे रखा होगा, मीडियन दे रखा होगा और आपसे पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बताइए, और क्या बताइए, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बताइए। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। इट हैज अ यूनिट एंड ऑल्सो नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वार्टाइल डेविएशन में क्वार्टाइल डेविएशन is based on central 50% of the observation। अभी बात हो गई हमारे आपके बीच पे। and it is the best measure of dispersion for open end classification। देखिए जैसे याद होगा, अगर मैं बेस्ट सेंट्रल वैल्यू की बात करूं तो बेस्ट सेंट्रल वैल्यू कौन सी होती थी, अर्थमेटिक मीन। लेकिन ओपन एंड के लिए कौन बेस्ट होता था, मीडियन, क्योंकि मीडियन मिड में होता है, बाहर एंड ओपन भी होगा तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सेम वे में क्वार्टाइल डेविएशन बीचों बीच के, ये बीचों बीच के 50% ऑब्जर्वेशन पे लाई करता है। तो एंड ओपन हो या ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसी वजह से क्वार्टाइल डेविएशन इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। बात समझ में आ गई दोस्तों। एंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन बिहाफ ऑफ अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। सो दैट्स व्हाई द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, और इक्वल्स टू में एक और क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन। इंटू 100 लगाएंगे तो परसेंटेज का सिंबल आएगा, और इंटू 100 नहीं लगाएंगे तो परसेंटेज का सिंबल भी नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन। सबसे बढ़िया भाई देखिए, अगर सारे ऑब्जर्वेशन एक जैसे हैं, अगर सारे ऑब्जर्वेशन एक जैसे हैं तो उस कंडीशन में सभी डिस्पर्जन क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये बात तो हमारी आपकी पहले डिस्कस हो चुकी है। अच्छा, अगर सिमेट्रिकल का केस है तो सारे डिस्पर्जन इक्वल्स टू जीरो ही रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन असिमेट्रिकल का केस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको ना फॉर्मूले की जगह मैंने इसको रेशो के रेस्पेक्ट में कर दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन, रेशो मीन डेविएशन, रेशो क्वार्टाइल डेविएशन, इन तीनों का रेशो क्या होगा? 15, 12, 10, 15, 12, 10। इससे पता लगता है कि सबसे बड़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, उससे छोटा होगा मीन डेविएशन, और सबसे छोटा होगा क्वार्टाइल डेविएशन। माने स्टैंडर्ड डेविएशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मीन डेविएशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्वार्टाइल डेविएशन। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। तो इन तीनों का रेशो कितना होता है? 15, 12, 10। अब अगर आपसे मैं कहूं मुझे तो ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन के बीच में रिलेशन चाहिए, मुझे तो सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन के बीच में रिलेशन चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन डेविएशन क्या होगा भाई? इसका करस्पॉन्डिंग रेशियो ले लीजिए, 15 और 12, 15 अपॉन 12। ये 5 जा 3 की टेबल से, ये 4 जा। माने इससे दो रिजल्ट आपके सामने आए, क्या? कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 5/4 ऑफ मीन डेविएशन एंड मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बात समझ में आ गई? देखिए दोनों फॉर्मूले अपने आप क्रिएट हो गए। ऐसे ही मैं स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन में भी रिलेशन ढूंढ सकता हूं, क्या भाई? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन क्वार्टाइल डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का रेस्पेक्टिव क्या है? 15, क्वार्टाइल का कितना है? 10, माने 15 अपॉन 10, 3 जा 2 जा। फिर इससे दो रिलेशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बात समझ में आ गई? ऐसे ही चाहे तो आप मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन में से किसी एक को पता कर सकते हैं। माने इन तीनों में से कोई एक भी पता है तो सभी पता है। आप कहेंगे सर कैसे? एक बार दिखा देता हूं कैसे। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं फर्ज करूं, मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मैंने आपसे कहा इफ standard deviation of a set of observation is 45 unit, then find mean deviation and quartile deviation। दोनों पता करने हैं आपको, ठीक है ना? तो आप देखिए, चाहे तो रिलेशनशिप से निकाले, चाहे ये कह सकता हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? 15x, मीन डेविएशन कितना होगा? 12x, क्वार्टाइल डेविएशन कितना होगा? 10x। रेशियो वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्टली तो बराबर कर नहीं सकते, तो हमने x इज अ नंबर मान लिया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 15x, मीन डेविएशन की वैल्यू 12x और क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू 10x। अब 15x बराबर कितना हो जाएगा? 45। 15x बराबर कितना हो गया? 45। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू 3 का मतलब मीन डेविएशन कितना होगा? 36 यूनिट। क्वार्टाइल डेविएशन कितना होगा? 30 यूनिट। और मीन डेविएशन, वो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 45 यूनिट। बात समझ में आ गई? तो कोई एक भी पता है तो तीनों पता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन जो है वो सेंट्रल वैल्यू और डिस्पर्जन के मिक्स क्वेश्चन है। यहां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो सेंट्रल वैल्यू और डिस्पर्जन के मिक्स क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मीन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन इज 14.4। माने अर्थमेटिक मीन हो गया 14.4 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए 10। जो कह रहा है आउट ऑफ दीज मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 16.5। इनमें से ही, इस ग्रुप में से ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 4, और इनका अर्थमेटिक मीन कितना है? 16.5। वो कह रहा है देन फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग, तो बाकी बचे हुए n इक्वल्स टू 6 और इसका अर्थमेटिक मीन आपको कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो पहले मुझे ये बताइए इसका सम कितना होगा? 144। भाई सम बराबर अर्थमेटिक मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा यहां पे सम कितना होगा? सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन कितना होगा? 16.5 इंटू 4, 16 चौको 64 और 2 66, 66। अच्छा यहां सम हमें पता नहीं, यहां में सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन नहीं पता। अच्छा ये सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन है, ये सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन है। तो अगर मुझे सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन चाहिए तो क्या करूं? 144 माइनस 66। फटाफट से करना शुरू कर दीजिए। 144 माइनस 66 कितना आ गया? 78।
तो इसका सम कितना आना चाहिए, 78 आना चाहिए। तो इसका अर्थमेटिक मीन कितना होगा, 78 डिवाइड बाय 6, 13। तो आंसर हो गया बी, 13। क्लियर हो गई बात, करने का तरीका समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच आर गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको दे रखे हैं। आपका मीडियन कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। कितना दे रखा है, 25। आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू बताइए। पहले तो ऑर्डर में क्या क्या लिखा हुआ है, 11, 13, 15, 19, x प्लस 2, x प्लस 4, 30, 35, 39, 46। अब पहले जरा ऑब्जर्वेशन काउंट कर लीजिए। 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 और 2 10, 10 है। इसका मतलब हो गया कि मिडिल टू ऑब्जर्वेशन का क्या निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन, दैट विल बी द मीडियन। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है इंडिविजुअल सीरीज में, तो बीचों बीच के जो 2 ऑब्जर्वेशन बचे उसका अर्थमेटिक मीन क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। माने हमारे हिसाब से इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 25। तो ये हो जाएगा 50, 6 चला गया 44, x की वैल्यू कितनी आ गई, 22। आंसर हो गया 22। बात समझ में आ गई दोस्तों, करने का तरीका समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है इफ x एंड y आर द रिलेटेड x माइनस y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अच्छा, रिलेशन है x माइनस y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अच्छा, एंड द मॉड ऑफ x कितना गिवन है आपको, 23। आपसे मॉड ऑफ y की वैल्यू पूछ रहा है। अब ये बताइए, मॉड का मतलब हुआ सेंट्रल वैल्यू से। सेंट्रल वैल्यू पे ओरिजिन और स्केल दोनों का फर्क पड़ता है। तो सीधे सीधे अगर मैं x की जगह 23 लगा दूं तो जो y की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी द मॉड ऑफ y। तो 23 माइनस 10, 13, माने मॉड ऑफ y कितना आएगा, 13। आंसर हो गया 13। क्लियर हो गई बात सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द मॉड, मीन और मॉड के बीच का डिफरेंस गिवन है, मीन माइनस मॉड कितना है, 63। वो कह रहा है देन द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मीडियन, मीन माइनस मीडियन इक्वल्स टू व्हाट, ये पूछ रहा है। अब आपको पता है, इसको रब कर दे रहा हूं बेटा। मॉड इज इक्वल्स टू होता है बेटा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब हमें चाहिए मीन माइनस मॉड, हमें गिवन है तो हमने बोथ साइड क्या करा, माइनस मीन कर दिया। याद करिए मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा मॉड माइनस मीन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मीन। तो अगर मैं मीन माइनस मॉड करूं तो दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। ठीक है ना। यह वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 63। डिवाइड बाय 3 कर दूंगा तो क्या निकल आएगा, मीन माइनस मीडियन निकल आएगा। कितना आया, 21। आंसर कितना हो गया, 21। क्लियर हो गई बात, करने का तरीका समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है इफ द रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ अ डेटा आर 40 एंड 50% रेस्पेक्टिवली। रेंज का मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट गिवन है आपको 40 और लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100%, ये गिवन है आपको 50। तो वो कह रहा है देन द लार्जेस्ट वैल्यू इज, लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो बेटा यहां पे इसकी जगह 40 लगा सकते और ये कट जाएगा 2 जा, माने हमारे पास एक तो आ गया L माइनस एस इक्वल टू 40, यहां 40 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 42 जा 80, माने L प्लस एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80। अब इसमें से हमें वैल्यू निकालनी है लार्जेस्ट की। ऐड कर लीजिए, 2L इज इक्वल टू 120, L की वैल्यू आ गई 60, माने लार्जेस्ट वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी सर, 60। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू 5 एंड 25, माने स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता करना है 5 और 25 का, 5 और 25 का
ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू 5 एंड 25 इज 5 और 25 का स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी याद करिए, दो दो क्वांटिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन, सिर्फ दो नंबर हो, क्या होता है? हाफ ऑफ द रेंज। माने इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 20। आंसर कितना आ गया? 10। बी आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर 7, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 26 नेचुरल नंबर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एन नेचुरल नंबर का क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1/12। तो यहां एन की जगह कितना लगाएंगे? 26। तो अंडर रूट ऑफ 26 का स्क्वायर माइनस 1/12। 26 का स्क्वायर हो गया 676, आई थिंक सो, सही है। माइनस 1 675 डिवाइड बाय 12 और उसका अंडर रूट 7.5। कितना आ गया? 7.5। सी इज द आंसर। क्लियर हो गई बात? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज स्कोर ऑफ 3 बैट्समैन विराट, सुरेश एंड सचिन। एक तो विराट जी है, एक सुरेश जी है और एक सचिन जी है। ठीक है साहब, एवरेज स्कोर कितना है? अर्थमेटिक मीन कितना कितना है? आर 50 रन, 48 रन्स और 12 रन्स रेस्पेक्टिवली, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ देयर रन्स आर, माने स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 15 रन्स, 12 रन्स और 2 रन्स। तो वो पूछ रहा है हु विल बी सिलेक्टेड, हु शुड बी सिलेक्टेड, कौन सा पर्सन सेलेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे तो नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था, अगर आपको डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में कंपैरिजन करना है, कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो कभी भी आप एब्सोल्यूट डिस्पर्सन का यूज नहीं करेंगे, हमेशा आप रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन का ही यूज करेंगे। ठीक है ना? तो यहां पे हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तीनों का। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100%। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 15 अपॉन 50 इंटू 100%। इसका 12 अपॉन 48 इंटू 100%। इसका 2 अपॉन 12 इंटू 100%। अब जरा देखिए, पहले वाले का परसेंटेज कितना आया? 15 डिवाइड बाय 50, 30%। दूसरे का कितना आया? 25%। और तीसरे का कितना आया? 100 डिवाइड बाय 6, 16.67%। अब तीनों में से परसेंटेज किसकी ज्यादा है? सब फर्स्ट वाले की ज्यादा, माने विराट की परसेंटेज ज्यादा है, माने विराट की कंसिस्टेंसी उतनी ही लो होगी। विराट की कंसिस्टेंसी उतनी ही लो होगी। परसेंटेज जितना ज्यादा आएगा, डेटा उतना कम कंसिस्टेंट होगा। परसेंटेज जितना कम आएगा, डेटा उतना ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी किसकी है, जिसकी परसेंटेज सबसे कम है, माने कौन सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है? सचिन। तो किसको सेलेक्ट किया जाएगा? सचिन को सेलेक्ट किया जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन। याद करिए, देखिए एब्सोल्यूट डेविएशन, ये आपको सम दे रखा है किसका? एब्सोल्यूट डेविएशन का। इज मिनिमम, वो कह रहा है मिनिमम आएगा कब? व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन की तो बात ही आई थी, मीन डेविएशन हमेशा सबसे कम रिजल्ट देगा। कब? जब डेविएशन किसके थ्रू निकाला जाए? मीडियन के थ्रू निकाला जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? मीडियन। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10, वो कह रहा है विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज बेस्ड ऑन ओनली द सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। किस पे बेस्ड होता है सर? क्वार्टाइल डेविएशन की बात कर रहा है। क्वार्टाइल डिवीजन हो गया, बी आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विराट कोहलीज एवरेज स्कोर इन लेटेस्ट 10 इनिंग इतना 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 10। देन द मीन डेविएशन, आपसे मीन डेविएशन पूछ रहा है। अब इसने ये नहीं बताया मीन डेविएशन किसके थ्रू निकालना है। इसने सेंट्रल वैल्यू तो बताया नहीं कि मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो, मीन डेविएशन अबाउट मॉड निकालो, कुछ नहीं डिफाइन किया। तो हम यहां पे मीन डेविएशन अबाउट मीन ही निकालेंगे। सबसे पहला काम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का, माने इन सब का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जरा फटाफट से कैलकुलेटर उठाइए, शुरू हो जाइए। 44 प्लस 48 प्लस 34 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 70 प्लस
46 प्लस 54 प्लस 38, कितने ऑब्जर्वेशन है? 10 डिवाइड बाय 10, 49.4। 49.4 इसका क्या निकला है? एवरेज निकला है। ठीक है ना। अब मीन डेविएशन एक एक करके माइनस करेंगे, कितना आएगा? 5.4। भाई 44 में से 49.4 गया 5.4, 48 में से 49.4 गया 1.4, 34 में से 49.4 गया 15.4, 42 में से 49.4 गया 7.4, 55 में से 49.4 गया 5.6, 63 में से 49.4 गया 13.6, 70 में से 49.4 गया 20.6, 46 में से 49.4 गया 3.4, 54 में से 49.4 गया 4.6 और 38 में से 49.4 गया 11.4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 10। जरा फटाफट से कैलकुलेटर उठाइए, शुरू हो जाइए। 5.4 प्लस 1.4 प्लस 15.4 प्लस 7.4 प्लस 5.6 प्लस 13.6 प्लस 20.6 प्लस 3.4 प्लस 4.6 प्लस 11.4 डिवाइडेड बाय 10, यह आ गया 8.88। आंसर नन ऑफ दीज कर देंगे सर। 8.88 एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, कोई भी डिफरेंस नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? या मेरे हो सकता हो कैलकुलेशन में बाई चांस की बात है, वैसे तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन ठीक है। एक बार और चेक कर लेता हूं। 44 और 48, 92, 4, 96, 126, 128, 168, 5, 173, 173 और 50, 223, 226, 286, 356, 362, 402, 402 और 50, 452, 456 और 8, 456 और 8, 464 और 30। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इफ देयर आर 10 वैल्यूज ईच इज इक्वल टू 20, यहां पे 20 वैल्यूज हैं, 10 वैल्यूज हैं, सभी की वैल्यू कितनी है? 20 है। सभी ऑब्जर्वेशन एक जैसे हैं, सभी ऑब्जर्वेशन एक जैसे हैं, तो बताइए इस कंडीशन में रेंज कितना आएगा? 0। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? 0। मीन डेविएशन क्या होगा? 0। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा? 0। तो वो कह रहा है देन मीन डेविएशन कितना होगा? 0। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है इफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द नंबर 14578 इज 2.47, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है इसका? 2.47 है। वो कह रहा है अप्रोक्सीमेटली इफ 12 इज एडेड टू ईच नंबर, हर एक में 12 ऐड कर दिया गया, देन द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि डिस्पर्जन पे ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी क्वांटिटी जोड़ दीजिए, कोई भी क्वांटिटी घटा दीजिए, डिस्पर्जन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माने पहले कितना था? 2.47, अभी भी कितना रहेगा? 2.47 ही रहेगा, नियरली 2.47 एग्जैक्टली। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14, वो कह रहा है इफ द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अ डेटा इज 60, क्वार्टाइल डेविएशन आपको दे रखा है 60, कह रहा है देन द मीन डेविएशन इज, अब देखिए रिलेशनशिप वाली बात आ गई। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन का रिलेशन क्या होता है? 15:12:10। अब आपको चाहिए क्या? मीन डेविएशन पूछ रहा है, माने आप इन दोनों के बीच का रिलेशन लोगे, तो मीन डेविएशन अपॉन क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 12/10। तो मीन डेविएशन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6/5 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, माने 6/5 ऑफ 60, 72 इज द आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है इफ ईच वैल्यू ऑफ अ सीरीज इज मल्टीप्लाई बाय 10, अगर एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में सभी ऑब्जर्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, वो कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल बी इंक्रीज्ड बाय नो चेंज। नो चेंज क्यों भाई? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करें तो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन। अब अगर आपने सभी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10 किया, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन भी मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा और अरिथमेटिक मीन भी मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, क्योंकि
स्केल का फर्क तो दोनों पे पड़ता है, सेंट्रल वैल्यू पे भी और डिस्पर्जन पे भी। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, जब 10 ऑफ मीन डेविएशन, वो अर्थमेटिक मीन, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो क्या कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, माने नो चेंज, 0% चेंज। बात समझ में आ गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द मीन ऑफ द सीरीज इज 10 एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 40%, माने मीन दे रखा है आपको 10 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन माने स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100% बराबर आपको दे रखा है 40%। मीन की वैल्यू 10 लगा दीजिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा 0 से 0, 0 से 0, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकल आई 4। ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी निकल आई? 4। अब वो क्या पूछ रहा है? देन द वेरिएंस, अब वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, माने 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 इज द आंसर। तो दोस्तों यहां पे आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी खत्म हो गया, और इसको करने के बाद इस बात की मैं 100% गारंटी दे सकता हूं आपको कि आपकी बुक के, आपकी स्टडी मैट के, आपकी रेफरेंस बुक के सारे क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। और इसको पढ़ने के बाद आपके लिए डिस्पर्जन ऑफ सेंट्रल और सेंट्रल टेंडेंसी, ये दोनों के दोनों आपके टिप्स पे हो जाएंगे। आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in founded. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।